सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। तो किस नाटककार ने तो अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य न मानने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जो हैं। उन्होंने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना था। जो कौन थे तो वो जयशंकर प्रसाद थे। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि माने जाते हैं और इन्होंने जो है एक कामिनी महाकाव्य की रचना की थी, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में किया गया था और इसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है, जिसका पहला सर्ग जो था चिंता और अंतिम सर्ग जो है आनंद माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो वह पुस्तक जो है पंचतंत्र का, किसका? पंचतंत्र पुस्तक का जो है 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। पंचतंत्र जो है विष्णुगुप्त के द्वारा रचित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो सभी द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जो जननी कहा जाता है तो वह तमिल भाषा को जो है वो द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जो है जननी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य भाषा संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो वह जो जाना जाता है तो संस्कृत को जो है देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है, क्योंकि संस्कृत जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है और इसे देवों की भाषा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि किस युग को चालकोलिथ एज कहा जाता है। किस युग को चालकोलिथ एज कहा जाता है। तो वह ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। तो जो सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं तो वह बिहारी सतसई पर जो है वो सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि कुटज के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो कुटज के जो रचयिता माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो कुटज के रचयिता माने जाते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है। तो केरल राज्य की जो राजकीय भाषा मानी जाती है मलयालम जो है वो केरल राज्य की राजभाषा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि कौन सी भाषा जो है वो आस्ट्रिक समूह से संबंधित मानी जाती है। तो जो आस्ट्रिक समूह से जो संबंधित भाषा मानी जाती है खासी जो है वो एक आस्ट्रिक समूह से
संबंधित भाषा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं वो खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में सर्वप्रथम साकेत 1914 में रचित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो खड़ी बोली का जो अरबी फारसी में रूप माना जाता है तो उर्दू भाषा जो है वो खड़ी बोली का अरबी फारसी में जो है रूप माना जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन हैं? तो गंगा छवि वर्णन कविता के जो रचनाकार माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो गंगा छवि कविता के रचनाकार माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो 1850 ईस्वी में माना जाता है। और अगला प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो गागर में जो सागर भरने का काम किया था वो बिहारी जी ने जो है गागर में सागर भरने का काम किया था। और इन्होंने मात्र एक रचना ही लिखी थी जो बिहारी सतसई जो है उसी के आधार पर उन्होंने साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। और इनके दोहों को गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गाथा गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो हमें इस गाथा गा कहने से जो है प्राकृतिक भाषा का जो हमें बोध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्री गुप्त को जो है गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि गोदान जो है वो किसकी कृति मानी जाती है? तो गोदान जो है वो प्रेमचंद की कृति मानी जाती है जिसका प्रकाशन जो है 1935 में किया गया था। और इसमें जो है होरी, धनिया, मालती, मेहता, गोवर आदि जो है पात्रों का वर्णन किया गया है। और इसमें एक किसान की स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक जो है किस स्थान पर दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने जो अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे तो श्रीबस्ती में जो है उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था जो है घनिष्ठतर जो है घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था मानी जाती है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं कि चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि माने जाते थे। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो रहीम दास जी को इन पंक्तियों का रचयिता माना जाता है। रहीम दास जो हैं वो अकबर के दरबारी कवि माने जाते हैं।
प्रश्न नंबर 21 देखते हैं कि चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है। तो चरणदास चोर जो है वो हबीब तनवीर की नाटक कृति जो है मानी जाती है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है। तो चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के जो रचयिता माने जाते हैं तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के जो हैं रचयिता माने जाते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा जो है वो 1964 में प्रकाशित रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं कि चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा क्या है। तो चारु शब्द की जो शुद्ध भावनात्मक संज्ञा जो मानी जाती है, चारुता जो है वो चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा जो है मानी जाती है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं कि चिंतामणि के रचयिता कौन माने जाते हैं। तो चिंतामणि के जो रचयिता माने जाते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो चिंतामणि के रचयिता माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वो 1884 ईस्वी में माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो एक रसवादी कवि माने जाते हैं। इन दो प्रश्नों को छोड़ देते हैं, इसे देखते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें हम छोड़ते चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो छायावाद के जो प्रवर्तक माने हैं तो वह जयशंकर प्रसाद जो हैं वो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये जो प्रवर्तक भी माने हैं वो कई लेखकों ने अन्य तरीका से माने हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने जो है मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है वो किसकी नाटक कृति मानी जाती है। जो जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है वो जयशंकर प्रसाद की जो नाटक कृति जो है वो मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तिन तैसी, इस पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। तो इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास माने जाते हैं। तुलसीदास जो है वो राम भक्ति के कवि माने जाते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी जिसमें 7 कांडों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं कि जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया था। तो यह जो कथन कहा गया है यह गोदान पात्र महतो के द्वारा किया गया है। गोदान का प्रकाशन जो है वो 1935 में प्रेमचंद के द्वारा किया गया था और इसमें कृषक दशा का वर्णन किया गया है। गोबर, होरी, धनिया आदि जो है इसके प्रमुख पात्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं